हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी का यूनिट 2। और यूनिट 2 का हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे बनाएंगे। आपको ध्यान से समझना है, आसान है, जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसी प्रकार के बाकी प्रश्न फिर आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस प्रकार का एक न एक प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न लिखा है, पी परिमाण के 6 बल एक घनाभ की चक्रीय क्रम में ली गई उन भुजाओं पर क्रिया करते हैं जो एक दिए गए विकर्ण को नहीं काटती हैं। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान से समझिए। कितने बल क्रिया कर रहे हैं? 6 बल। लेकिन इन 6 बलों की जो क्रिया करने की जो खासियत है, वो खास बात क्या है कि वो जो विकर्ण है उस घनाभ का, हमने यहाँ पे एक विकर्ण बनाया हुआ है ओई, इस विकर्ण को नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे मतलब कि जिन भुजाओं में आप बल को क्रियाशील करता हुआ दिखाएंगे वो भुजा विकर्ण से दूर रहनी चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे मान लो एक बात की बात, मैं इस भुजा पे यानी डी भुजा पे बल को क्रिया करते हुए दिखा दिया, तो समझ लीजिए मैं क्वेश्चन में रखी गई बात का मतलब क्वेश्चन में कही गई बात को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उसका पालन नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि प्रश्न में क्या बोल रहा है कि आपको उन भुजाओं पर क्रिया करते हुए बल को दिखाना है जो भुजा विकर्ण से इंटरसेक्ट न होती हो, यानी कि उस भुजा का विकर्ण से दूर दूर तक कोई कटमट उससे न हो। यानी कि देखो ये भुजा जो है ना, ये देखो विकर्ण से जाके यहाँ पे क्रॉस हो रही है, यहाँ पे जाके दोनों टच हो रहे हैं, देखो दिख रहा है आपको। अगर मैं इस भुजा पे बल को दिखा दूं तब भी मैं प्रश्न की बात के अनुसार नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस भुजा पे बल को दिखा दिया, क्यों? क्योंकि ये भुजा भी तो इधर आकर विकर्ण से मिल रही है ना, ये वाली भुजा भी मिल रही है। तो आप समझ गए होंगे कि हमको ना ऐसी भुजा को चुनना है जो विकर्ण से बिल्कुल भी कहीं पे मत मिले। ठीक है, जैसे मैं इस भुजा पे बल को दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये उस भुजा पे जाएगा ये बल। ठीक है, ये पी बल देख लो, यहाँ से जा करके अब विकर्ण तो और ही के पीछे है ना भाई, इसमें इस भुजा का कोई लेन देन नहीं है, कोई लेना देन नहीं है। तो इसको आपको बनाना है 6 बल हैं। ठीक है, चक्रीय क्रम में, मतलब कि चक्रीय क्रम बोलने का मतलब है कि आपको ऐसी 6 भुजाएं चुननी है कि वो एक पूरे मतलब एक चक्र का निर्माण करे और विकर्ण से कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टेक्ट ना हो। तो एक बल मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक बल यहाँ ले लेता हूँ, ये देखो ये अब भी इससे दूर है। यहाँ अगर लेता ना तो ये देखो ये ई पर आके वो ओ ई के बीच में विकर्ण है, तो ये वाला बल भी तो ई पे आके मिल रहा है ना, तो ये इसलिए मैं यहाँ नहीं लिया, यहाँ ले लिया। एक बल यहाँ ले लेता हूँ, अगला बल अगर मैं यहाँ ले लूँ तो फिर गड़बड़ जाएगा, फिर वो ओ ई के पास जाके मिल रहा है, तो एक यहाँ ले लेता हूँ मैं। अब अगला अगर मैं यहाँ लूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, देखो वो ओ पे जाके मिल रहा है जबकि ओ ही एक विकर्ण है, तो यहाँ नहीं लूंगा, मैं यहाँ ले लूंगा। फिर अगला वाला मैं यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि ये वाली भुजा भी तो यहाँ पे जाके मिल रही है, देखो ये विकर्ण और ये भुजा कट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको भी नहीं ले सकता। तो अगला बल मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो मेरा चक्रीय क्रम भी बरकरार हो गया। 6 बल बना लिए गए, 6 बल चक्रीय रूप में है और ओ विकर्ण से किसी भी तरह से कहीं पर भी लोग उसको टच भी नहीं करते, कट भी नहीं करते। ठीक है, तो 6 बल हमने बना लिए। पी परिमाण के बल था इसलिए प्रत्येक बल का पी बोल दिया हूं। अब प्रश्न बोल रहा है दिखाइए कि उनका परिणामी बल इतना आघूर्ण वाला एक बल युग्म होगा जहां ए घनाभ की कोर है। ये घनाभ की जो कोर है वो ए है। तो भैया ये जो कोर है जब वो ए है तो हम इन बिंदुओं के निर्देशांक आसानी से लिख सकते हैं। ये बिंदु ए को देखो आप, ठीक है ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। तो ये बिंदु ए जो इस घनाभ का ये कोना है ये एक्स अक्ष पे है और ये वाली लंबाई अगर ए है ना भाई, ये लंबाई कितनी है? ए है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ए जीरो जीरो। ए जीरो जीरो क्यों हुआ? क्योंकि ये बिंदु ए जो है वो एक्स अक्ष पे है तो वाई और जेड निर्देशांक जीरो होगा। ऐसे ही बिंदु बी को मैंने यहाँ लिखा है, ये वाई अक्ष में, तो इसको होगा जीरो ए जीरो। एक्स और वाई अक्ष में एक्स और जेड निर्देशांक जीरो होते हैं, केवल वाई अक्ष में केवल कौन होता है? वाई निर्देशांक होता है। और वैसे ये बिंदु सी को देखो, ये जेड अक्ष में है तो एक्स और वाई निर्देशांक जीरो होंगे, जेड निर्देशांक यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। एफ देखो कहाँ पे है, एक्स और जेड दोनों अक्षों के बीच में ये समतल में है, एक्स जेड समतल में है। ठीक है,
एक्स जेड समतल में है, इसलिए यहाँ पर कौन जीरो होगा, वाई जीरो होगा, तो ए जीरो ए होगा इसका निर्देशांक। एक्स जेड समतल में है इसलिए वाई जीरो ए होगा, ठीक है। वैसे ये कौन से समतल में है, ये वाई जेड समतल में है, तो एक्स जीरो होगा, तो इसका निर्देशांक होगा जीरो ए। इसका निर्देशांक क्या होगा, ये कौन से समतल में है, ये एक्स वाई दोनों के बीच में बने, तो एक्स वाई समतल में है, इसलिए यहाँ जेड जीरो होगा, यानी ए और जेड जीरो होगा। और अब बच गया कौन, बिंदु ई। ये किसी समतल में नहीं है बल्कि ये अंतरिक्ष में। देखो आप बोलोगे सर बोर्ड में तो दिख रहा है, ये आप गौर से देखो इस घनाभ को, ये ऐसे बन करके ये ऐसे बाहर निकला हुआ है, यानी आप समझो कि इस कमरे को अगर देखो तो वो कोना, ठीक है, ये जो कोना है ना पॉइंट, वो कोने को दे देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद ये ओ ए बोल दो, ये ओ ए, उधर ओ बी, उधर ओ सी, और ऐसे डब्बा बन गया। सोचो तो ये डब्बे का जो ये वाला हिस्सा मान लो ऐसा डब्बा बन गया, ऐसे करके एक डब्बा जैसे बना ना, ये वाली लाइन इसी दीवार पे आएगी, ये वाली लाइन कहाँ आएगी, ये वाली लाइन इस दीवार पे जाएगी, फिर ये वाली लाइन एफ ई, ऐसे एफ यहाँ पे समझ जाओ, ऐसे एफ ई, फिर तो ई कहाँ आया, ई कहाँ आया, ई तो बीच पे आया ना, इधर बीच में आया। ये किसी दीवार पे नहीं टिका, ये किसी ना तो ये एक्स जेड समतल पे है, ना तो ये वाई जेड समतल पे है, ना तो ये एक्स वाई समतल पे है, ये बीच में अंतरिक्ष में खुले आकाश में, इसलिए तीनों समतलों से ये बराबर बराबर दूरी पर है, ए दूरी पर है, इसलिए इसका निर्देशांक होगा ए। ठीक है, चलिए अब सुनो, हमने एक थ्योरम में पढ़ा हुआ है, और वो थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी पिंड पर, अगर किसी दृढ़ पिंड पर बलों का निकाय क्रियाशील हो, और वो बल कैसे हो, त्रिविम रूप में हो बल, त्रिविम मतलब पूरे 3D में, ऐसा नहीं कि वो बल एक ही समतल में क्रियाशील होते हुए वहां पे दिखाया गया, ये त्रिविम में, कोई इधर कोई इधर, कोई एक्स अक्ष में, कोई वाई अक्ष में, कोई जेड अक्ष में। तो त्रिविम रूप में अगर बल क्रियाशील हो तो उनका पूरा परिणामी अगर अपन निकालें तो वो दो भागों में हमें प्राप्त होता है। एक एकल बल, एकल परिणामी बल आर जिसको हम कहते हैं एकल परिणामी बल आर, और परिणामी बल युग्म का आगुण वो होता है कौन, जी, उसको अपन कहते हैं जी, ठीक है। तो दो रूपों में वो प्राप्त होते हैं, आर और जी करके वो प्राप्त होते हैं, इसलिए हम परिणामी हैं उनमें ये दो चीजें अपन निकालते हैं, कौन कौन सी, आर और जी, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, ये कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आर और जी हमको निकालना है, लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है, उनका परिणामी बल इतने आघूर्ण वाला एक बल युग्म होगा, यानी बल युग्म की बात की जा रही है, एकल बल का तो यहाँ पूछा नहीं जा रहा है। तो आप समझ चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ने से साफ साफ पता चल रहा है कि आर की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि देखो यूं तो जब अपन परिणामी कैलकुलेट करते हैं तो उनमें दो चीजें हमको प्राप्त होती है, आर प्राप्त होता है, जी प्राप्त होता है, ठीक है। एक एकल बल, एकल परिणामी बल आर प्राप्त होता है और जी प्राप्त होता है, ये दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन प्रश्न खुद बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, इतने आगुण वाला एक बल युग्म होगा, यानी जी होगा बोल रहा है, आर को हो, आर के बारे में आर होगा कि नहीं होगा ये बता भी नहीं रहा है, तो आर 0 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आर होना होता तो उसका जिक्र किया होता। तो आप ये समझ लीजिए कि आर को 0 लाना है, क्योंकि प्रश्न में जो लाने को कहा जा रहा है या बोल रहा है कि उसका परिणामी कौन होगा, तो बल युग्म के आगुण के बराबर होगा बोल रहा है, जी के बारे में बता रहा है, आर के बारे में तो बोल ही नहीं रहे हो, तो आर यहाँ 0 आने वाला है, आप ये समझ जाओ, ठीक है। और हम सॉल्व करेंगे, अब आर, पहले आर निकालेंगे फिर जी निकालेंगे, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमको यहाँ क्या करना है सर, हमको ना जिन जिन भुजाओं में बल क्रियाशील है उन सभी भुजाओं की दिक् कोज्या लिखनी है। दिक् कोज्या आप सभी को पता होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से जो जो कोण बनाती है, मान लो ये एक्स अक्ष से बना रही है अल्फा कोण, वाई अक्ष से बना रही है बीटा कोण, जेड अक्ष से बना रही है गामा कोण, तो जो भी मतलब कोई भी रेखा तीनों अक्षों से जो कोण बनाती है उसका कॉस अगर आप लोगे, ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दिक् कोज्या, उस रेखा की दिक् कोज्याएं बोलते हैं। इसको अपन एल एम एन से भी शो करते हैं। अब कोई मुझसे पूछेगा सर चलो ठीक है, ये बताओ एक्स अक्ष की दिक् कोज्या क्या है, ये एक्स अक्ष, इसकी दिक् कोज्या क्या है, तो मैं आपको दिक् कोज्या की परिभाषा क्या है,
कोई रेखा तीनों अक्षों से जो कोण बनाती है उसके कुज्जा कुज्जा यानी कॉस कॉस अगर अपन एंगल का अपन पता करें तो उन राशियों को बोलते हैं दिक् कुज्जा। अब एक्स अक्ष का अगर अपन को दिक् कुज्जा पता करना हो तो एक्स अक्ष तीनों अक्षों से कितना कोण बनाता है, तो आप बोलोगे सर एक्स अक्ष खुद एक्स अक्ष से 0 एंगल बनाता है तो cos 0 लिख दो। एक्स अक्ष वाई अक्ष से कितना बनाता है 90 और जेड अक्ष से भी कितना बनाता है 90, क्योंकि तीनों अक्ष परस्पर लंबवत है तो बाकी दोनों अक्षों से कितना बनाएगा 0 0 बनाएगा। cos 0 का मान 1 होता है 90 और cos 90 का मान 0 0 होता है, तो एक्स अक्ष की दिक् कुज्जा कितनी होगी 1 0 0। ऐसी वाई अक्ष देखो ना, अब याद करने का तरीका, एक्स अक्ष है तो एक्स की जगह 1 है बाकी 0 0 है। अगर मेरे को बोला होता वाई अक्ष की दिक् कुज्जा क्या है तो वाई के स्थान मतलब बीच वाला 1 रखना बाकी दोनों 0। जेड अक्ष की दिक् कुज्जा क्या है 0 0 1। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। माइनस एक्स अक्ष की दिक् कुज्जा बोलेगा तो इधर -1, माइनस वाई अक्ष को बोलेगा -1 बस रख देना बाकी दोनों 0 रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो 6 बल लग रहे हैं 6 भुजाओं में बारी बारी से मैं एक एक बल को लेके चलूंगा और आपको हम बताऊंगा कि यहाँ पर परिणामी बल आर पहले अपन कैसे निकालते हैं, चलिए वो देखते हैं। शुरुआत में करता हूँ ये वाले बल से, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 करके आऊंगा पूरा वापस ए तक आऊंगा। ए से शुरू करके घूम के ए तक आऊंगा। ए से शुरू करता हूँ, पहली भुजा है एडी, तो एडी की दिक् कुज्जाएं बताओ मेरे को। एडी की दिक् कुज्जाएं इसको मैं कहता हूँ L1 M1 M1 कहूंगा इसको, ठीक है। L1 M1 M1 दिक् कुज्जाएं L1 M1 M1 कितना आएगा बताइए। अब आप देखो एडी भुजा में जो बल लग रहा है, जो P जो बल दिख रहा है आपको वो कौन सी दिशा में लग रहा है, ये तो एक्स अक्ष की दिशा हो गई और ये कौन सा अक्ष था वाई अक्ष है, यानी ये ऐसे आपको नीचे नीचे दिख रहा है, बोर्ड में बन रहा है तो नीचे दिख रहा है, एक्चुअली ऐसे है यानी कि ऐसे, जैसे ये एक्स अक्ष जेड अक्ष तो वाई अक्ष कैसा है ये ऐसे है, तो ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते तो उसको नीचे करके दिखाया गया है। और ऐसे रहे तो देखो कितना 90, इधर भी 90, ठीक है। तो एडी क्या है, एडी क्या है वाई अक्ष के समांतर है, यानी ये वाई अक्ष है और यहाँ से एडी ये ऐसे करके निकला है, ए है और डी ये ऐसे टी, तो ये वाई अक्ष के समांतर है इसलिए इसकी दिक् कुज्जा क्या होगी 0 1 0, ठीक है। ऐसे ही फटाफट मैं सबकी दिक् कुज्जा निकालूंगा भाई, बहुत समय लगेगा नहीं तो मेरे को बताओ डीबी की दिक् कुज्जा कितनी होगी। तो डीबी किधर है, डीबी उधर उधर, वो देखो तीर का निशान उधर, एक्स अक्ष इधर है तो उधर क्या होगा माइनस एक्स अक्ष होगा, तो माइनस एक्स है इसलिए माइनस एक्स की जगह 1 मतलब -1 होगा क्योंकि माइनस एक्स अक्ष है। cos 180 की वैल्यू -1 होती है और 0 0, ठीक है। तो डीबी हो गया। डीबी के बाद क्या निकालूंगा मैं, बीजी की दिक् कुज्जा कितनी आएगी बताओ, बीजी की दिक् कुज्जा कितनी होगी, बीजी ये बल पी लग रहा है ऊपर जेड अक्ष के समांतर है ये, तो क्या होगा जेड अक्ष के समांतर है तो ये होगा 0 0 1, ठीक है। बीजी के बाद क्या आएगा जीसी, ये देखो जीसी ये किधर जा रहा है जीसी, ये जी इधर है सी उधर है, ये उधर जा रहा है उधर, तो वाई अक्ष इधर ये जा रहा है उधर, देखो ना ये उधर जा रहा है उधर मतलब वाई के अपोजिट में जा रहा है, तो वाई के अपोजिट में जाने के कारण इसकी दिक् कुज्जा क्या होगी 0 -1 0, तो ये जी हो गया। अब सी एफ बताओ, सी एफ की दिक् कुज्जा क्या होगी, तो सी एफ कहाँ जा रहा है, सी एफ इधर जा रहा है इधर, ये देखो बल पी की दिशा इधर है, एक्स अक्ष की दिशा में है तो 1 0 0, और उसके बाद क्या होगा एफ ए की दिक् कुज्जा, ये एफ ए किधर जा रहा है नीचे कौन है, तो बोलोगे ऊपर जेड है तो नीचे क्या मानोगे -z, तो -z मानते हुए 0 0 -1 से आपको दिक् कुज्जा प्राप्त हो गया है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, प्रत्येक भुजा पे जो जो बल क्रिया कर रहे हैं उन बलों का हम तीनों अक्षों की दिशा में क्या क्या घटक प्राप्त होता है ये अब कैलकुलेट करेंगे। जैसे ध्यान से देखो भाई, भुजा एडी पर पहले देखो, भुजा एडी से शुरुआत करेंगे। भुजा एडी पर कौन सा बल क्रिया कर रहा है, भुजा एडी में क्रियाशील बल कौन है P,
भुजा एडी में क्रियाशील बल P का तीनों अक्षों की दिशा में घटक, घटक मतलब उसका कितना कितना हिस्सा है, ठीक है। तो तीनों अक्षों की दिशा में घटक, तीनों अक्षों के अनुदिश भी बोल सकते हैं, अनुदिश घटक अपन पता करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, तीनों अक्षों के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक को x1 बोलेंगे, y अक्ष के अनुदिश घटक को y1 और z अक्ष के अनुदिश घटक को z1। और एक घटक की वैल्यू कैसे मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, जो एडी भुजा में जो बल क्रियाशील है जिसके आप घटक जानना चाह रहे हैं, उसी घटक को आप एडी की दिक् को जैसे गुणा करते जाइए। पी को 0 से गुणा करो तो 0 मिलेगा, ये x1 की वैल्यू मिल गई। पी को 1 से गुणा कर दो तो पी एक कम पी, ठीक है, ये y1 की वैल्यू मिल गई। पी को आप 0 एडी की दिक् को, देखो एडी में निकाल दो तो एडी की दिक् को जैसे इस पी को गुणा करते जाओ, ये दे इसको गुणा, फिर इसको गुणा, फिर इसको गुणा, तो 0 इंटू पी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x1 y1 z1 आपके पास आ गया। ऐसे ही आप निकाल सकते हो x2 y2 z2। लो तो बताओ x2 y2 z2 हम बोल किसको रहे, दूसरे नंबर का बल कौन सा है जो भुजा डीबी में क्रियाशील है, और भुजा डीबी में क्रियाशील बल P का तीनों अक्षों के अनुदिश कौन कौन से घटक मिल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं। तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, x2 y2 और z2 बोल रहे हैं, ठीक है। अब x2 y2 z2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कुछ नहीं करना है, आप ये देखिए कि डीबी दिशा में जो बल क्रियाशील है P, उसका डीबी दिशा की दिक् कुजाओं के साथ आप क्या कर दो, गुणा करते जाओ। तो बल तो वैसे भी P ही है सब में, तो P इंटू -1 यानी -P, फिर y2 क्या आएगा, कहाँ गया, हाँ P इंटू 0, तो ये 0 आएगा, और z2 भी 0 आएगा। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया। अब बीजी भुजा बीजी में जो बल क्रियाशील है P, उसका तीनों अक्षों के अनुदिश घटक क्या होगा, x3 y3 z3। तो उस P का आप वो बीजी के साथ गुणा करो, कितना आएगा, 0 0, और ये क्या आ जाएगा P, ठीक है, 0 0 1 है। x4 x4 y4 z4 पता करो, तो ये कौन सा बल आ जाएगा बताओ, ये वाला है ना भाई, 1 2 3 3 हो गया, चौथा जीसी वाला, ये किधर जा रहा है, खैर वो किधर भी जा रहे हो, अब अपन उसको उसकी दिक् को जब तो निकाल डाले हैं, तो P को अब इससे गुणा करते जाओ, 0 -P 0, फिर आएगा आपका अगला x5 y5 z5, ठीक है। तो x5 y5 z5 कहाँ है, x5 बताइए, ये वाला बल, तो वो किधर, तो CF, तो CF का 1 0 0 है, तो उसी P को जो CF में क्रियाशील है बल P को अपन 1 0 0 से गुणा करेंगे, तो P 0 0 ऐसे मिलेगा। फिर x6 y6 z6 ये कैसे मिलेगा, तो भैया देखो आप CF के बाद अपन कहाँ आएंगे, FA में आएंगे, ठीक है, FA, तो FA की दिक् को जो 0 0 -1 यानी कि 0 0 -P। अब सुनो, अब हम टोटल x निकालेंगे, टोटल x मतलब जितने भी क्षय बल क्रिया कर रहे हैं इन सबों का x अक्ष की दिशा में जो भी घटक मिलते गया है उन सबको जोड़ेंगे, तो पूरे निकाय में जो बल क्रियाशील है उन सबों का x अक्ष की दिशा में टोटल घटक, कुल घटकों का योगफल कितना आ रहा है उसको अपन x बोले, मतलब x को पता है, x1 + x2 + x3 + 4 + x5 + x6। ये सब प्लस प्लस है ना, गुणा नहीं समझने इनको, सबको जोड़ रहे हैं, सबको अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। अब चलो जोड़ो, कितना आएगा सर, देखो -P, बाकी सब तो वैसे भी 0 है, एक -P एक +P, टोटल 0 हो जाएगा, ये पूरा 0। इसी प्रकार y ज्ञात करेंगे आप, सबों y वाले को जोड़ोगे P -P 0 हो जाएगा। इसी प्रकार z ज्ञात करेंगे आप, सबों z वाले को जोड़ोगे P -P 0 हो जाएगा। तो तीनों अक्षों के अनुदिश सारे बलों के घटक बलों का जो योग है, घटक बल अपन जोड़े, ये सब घटक कहलाते हैं, उन घटकों को जोड़ने पर 0 0 0 आया है। अतः आप परिणामी बल जब निकालेंगे, परिणामी बल R जब निकालेंगे, तो 0² x² + y² + z² रखते हैं, तो तीनों के वैल्यू 0 0 है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जो बल निकाय जो है जिसको हम अगर समानयित करें, तो उसका समानयन करने पर वैसे मैं आपको क्या बताया था, 2 चीज आते हैं, R की वैल्यू आती है, G की वैल्यू आती है, लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है, एकल
मतलब नहीं, परिणामी बल इतने आघूर्ण वाला एक बल युग्म होगा बोल रहा है, तो बल युग्म आएगा बोल रहा है, इसलिए आर को हटना पड़ेगा। ठीक है, बोल रहा है परिणामी बल युग्म के रूप में आता है, आर के बात ही नहीं कर रहा है, तो जरूर आर जीरो होना चाहिए, तभी तो सिर्फ हमको बल युग्म मिल पाएगा ना, तो ये आर जीरो हो गया। अब हमको जी लाना है, जी को हम लोग बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मेरा विश्वास है। और अब आगे चलते हैं अपन। चलिए आगे चलते हैं अपन। देखिए, इसका काम है, इसलिए इसको हम नहीं मिटा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से वही काम शुरू करना है। ठीक है, अब हम लोग ना बल युग्म के आघूर्ण के घटक लेंगे तीनों अक्षों में। पहले भुजा एडी के लिए लेते हैं। भुजा एडी, भुजा एडी के लिए हम बात कर रहे हैं। एडी पर जो बल क्रियाशील है पी, उसमें अगर अपन देखें कि तीनों अक्षों के अनुदिश अगर बल युग्म का आघूर्ण के जो घटक हैं, ठीक है, अगर वो घटक मान लो L1 M1 N1 है, तो L1 M1 M1 का निर्धारण कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा आपको। हम यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाते हैं, उस ब्रैकेट में हम ऊपर क्या लिखते हैं बताऊं, वो जो भुजा एडी है, तो वो ए से डी है, ए से डी यानी प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु डी है, तो प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं A00, A00। ठीक है, भुजा वो जहां से निकल रही है उसके निर्देशांक लिखो। और नीचे में क्या लिखते हैं पता है, नीचे में लिखते हैं वो तीनों के जो घटक हैं, यानी कि x1 y1 z1, इस तरीके से। तो x1 y1 z1 क्या है, 0 p 0, तो ये आ जाएगा 0 p 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे हमको लिखना चाहिए A00 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे आप x1 y1 स्मॉल x1 y1 z1 लिख सकते हैं, ये उस बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद आप देखो L1 M1 N1 कैसे निकालते हैं। L1 कौन होगा बताऊं, L1 कौन होगा, इसको छुपाओगे, इसको सीधे गुणा करोगे, 0 0 0 0 और माइनस p इंटू 0 मतलब 0, खत्म। M1 निकालते टाइम ना बीच वाले को छुपाना और सीधे गुणा करना, लेकिन गुणा करने का क्रम यहाँ बदल जाएगा, यहाँ ये पहले गुणा होगा फिर ये होगा, तो 0 गुणित 0 0 माइनस ए गुणित 0 0 बराबर 0। ठीक है, M1 निकालते टाइम ना पहले ऐसे गुणा करना फिर ऐसे गुणा करना, और N1 में फिर से आ जाना अपने पहले वाले पोजीशन पे, तो इसको मिटा दो। ठीक है, इसको तेरा गुणा करके फिर इसको कर दो, ए इंटू पी यानी ए पी और माइनस 0, तो L1 M1 N1 निकल गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, जो एडी पर जो बल पी, भुजा एडी पर जो बल पी क्रियाशील है, उस क्रियाशील बल पी का तीनों अक्षों के अनुदिश जो है बल युग्म का आघूर्ण क्या क्या है, तो उसी आघूर्ण को हम लोग, उसी बल युग्म के आघूर्ण को L1 M1 M1 नाम से निरूपित किए, डिनोट किए, व्यक्त किए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आपको सूत्र समझ में आ गया होगा, सब बनेगा। एडी भुजा वाला काम हो गया, अब डीबी भुजा के लिए देखते हैं। अब डीबी भुजा के लिए देखते हैं, तो भैया सरल है, मैकेनिक्स नाम से आप लोग गधिया डरा मत कीजिए, मैकेनिक्स बहुत सरल चीज है, समझने बस की देर है, कंसेप्ट क्लियर तो फिर मैकेनिक्स क्लियर। ठीक है, तो चलिए डीबी भुजा को देखिए। डीबी भुजा की शुरुआत कहाँ से हो रही है, डी ई, तो डी बिंदु, डी पहला बिंदु है, तो यहाँ बिंदु लिखेंगे A0, और नीचे में उस डीबी के अनुदिश जो बल के घटक हमने लिए थे, यानी x2 y2 z2 है ना, क्योंकि दूसरे नंबर की भुजा वही है, तो माइनस पी 0 0, माइनस पी 0 0, यहाँ से आपको मिलेगा L2 M2 N2। L2 कितना मिलेगा, उसके लिए इसको छुपाना पड़ेगा, तीन गुणा करोगे 0 हो जाएगा। फिर कौन मिलेगा M2, M2 के लिए इसको छुपाना पड़ेगा, इसको तीन गुणा करोगे खत्म। फिर क्या मिलेगा N2, N2 के लिए इसको छुपाना पड़ेगा, और तीन गुणा करने का काम यहाँ पे उल्टा करना है आपको। अच्छा सॉरी, उल्टा करने का काम बीच में करते हैं ना, इसको ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा फिर ऐसे गुणा, तो वो तो जीरो होना ही है, वैसे भी जीरो होना ही है। N2 में अपन पहले ऐसे गुणा करेंगे, a इंटू 0 0, और फिर माइनस करके तीन गुणा करेंगे, तो माइनस AP, माइनस पहले से है तो प्लस AP हो जाएगा वो। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, घबराना नहीं है, समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाय राम, अब अपन तीसरी भुजा कौन है बताओ, एडी हो गया, डीपी हो गया, अब बीजी।
बीजी भुजा के लिए लेते हैं ना, बीजी भुजा के लिए लेते हैं। तो बीजी भुजा के लिए फिर वही बताइए कहाँ से भुजा, भुजा बीजी कहाँ से निकल रही है, बी से जी, तो बी वाला बिंदु लिखते हैं, शुरुआती बिंदु लिखते हैं हमेशा, 0 लिखेंगे। और नीचे में बीजी वाला का ये लिखेंगे ना भाई, ये बीजी वाला कौन सा था, एडी डीबी बीजी, तीसरा वाला 0 0 पी, यहाँ 0 0 पी लिखेंगे, जो उसके घटक बल हैं। उसके बाद यहाँ से निकलेगा L3 L3 कैसे निकलेगा, L3 निकालने के लिए इसको छुपाना पड़ेगा, A इंटू पी माइनस 0 AP। फिर क्या होगा M3 के लिए बीच वाले छुपाएंगे और पहले इसको गुणा करेंगे फिर इसको गुणा करेंगे, तो वैसे भी 0 होने वाला है। उसके बाद क्या निकलेंगे N3 के लिए क्या करते हैं, इसको छुपाते हैं फिर इसको गुणा करते हैं, तो ये तो 0 ही आ गया, तो 0 लिखो इसको। फिर बीजी के बाद आप जीसी निकालेंगे, जीसी कहाँ के जीसी, उधर जीसी देखो। फिर ये कौन से बिंदु से जा रहे हैं, ये सब हम केवल ना आपको समझाने का काम करें, आपको बीच बीच में जो थ्योरी लाइन है पूरा ये सब जो लिख पूरा थ्योरी के रूप में लिखना है, आपको बहुत सारी थ्योरी है उसको आपको लिखना है, बुक देखना है आपको पूरा, ठीक है। तो जीसी कहाँ से आ रहा है, 0 0 A से जा रहा है। और जीसी का क्या है हिसाब किताब, तो ये 0 - P 0 ठीक है। L4 M4 N4 निकालेंगे यहाँ पे, इसको छुपाओ, ये से गुणा होगा माइनस माइनस प्लस AP आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, फिर किसको छुपाएंगे, M4 के लिए क्या करेंगे, बीच वाले को छुपाएंगे, 0 0 सब खत्म, ठीक है। पहले ऐसे गुणा फिर ऐसे गुणा, फिर इसके लिए क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे, ये भी खत्म। अगला वाला देखते हैं अब, जीसी के बाद कौन है, CF का लेंगे, कहाँ से जा रहा है, 0 0 A से जा रहा है, ठीक है। नीचे CF का क्या है भैया, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर का बल, कहाँ लिखा था मैं, पांचवें नंबर का बल मिटा दिया, चलो। ये अपना क्या बोलते हैं, CF किधर जा रहा है, ये प्लस x की ओर जा रहा है, तो इसका कितना आया था आपको याद है, इसका आया था P 0 0, ठीक है। तो P 0 0 आप मिटा दिए हम, आप देख लेना जो X4 Y4 Z4 के बाद X5 Y5 Z5 क्या क्या है, आप देख लेना यही आया होगा। अब देख लो, अब यहाँ पे क्या निकलेंगे, L5 कितना आएगा, इसको मिटाओ, सीधे गुणा करो, पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे, 0 होगा। N5 क्या होगा, N5 में क्या करते हैं, बीच वाले को छुपाते हैं, लेकिन गुणा करने का क्रम यहाँ बदल जाते हैं, पहले ये गुणा होगा फिर वो गुणा होगा, तो ये A इंटू पी आएगा, फिर ये M5, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, तो जब थक जाते हैं तो थोड़ा सा कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, इधर का उधर लिखा जाता है, तो ये M5 है और ये N5 के लिए क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, सीधे गुणा करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। अब FA लास्ट वाला जो है उसके लिए जब अपन बात करेंगे तो FA के लिए बिंदु A0 A लिखेंगे, A0 A लिखेंगे, और FA जा कहाँ रहा है, इधर -Z में जा रहा है, तो 0 0 -B। चलिए L6 बताइए, इसको छुपाएंगे, सीधे गुणा करेंगे, 0 आएगा, ठीक है ना। M6 बीच वाले छुपाएंगे, सीधे गुणा करेंगे, -AP आएगा, बीच वाले छुपाएंगे, पहले इधर फिर इधर गुणा करेंगे, M वाले में क्रम बदलता है, तो ये 0 और माइनस माइनस प्लस AP, माइनस आया था ना तो मेरे को फिर डाउट हुआ कि गलत क्यों हुआ, तब बाद में पता चला कि पहले हमको M वाले के लिए पहले इसको गुणा करते हैं फिर माइनस करके इसको गुणा करते हैं, तभी तो मैं बोलूँ माइनस कैसे आ रहा है, देख लो अभी किसी में माइनस तो नहीं आ रहा है ना, अगर माइनस नहीं आ रहा है ना तो समझ जाओ आप लोग सही बना रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि कभी माइनस आ ही नहीं सकता, लेकिन इस सवाल के लिए मुझे पता था, मुझे याद था, मैंने इसको पहले भी बताया था, तो इसका प्रैक्टिस था मुझे, तो इस सवाल में से कहीं माइनस तो आता नहीं है, तो यहाँ आ गया था तो मुझे डाउट हुआ। वैसे आगे कुछ भी सकता है भाई, जैसा बनना रहेगा वैसा तो बनेगा ही ना, सही हिसाब से हम बनाना है,
तो इसको अब छुपाएंगे, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा। अब हम लोग को L1 L2 L3 जितने में L1 L2 L3 यानी कि L1 L2 L3 है, सबो L को जोड़ना है, सबो M को जोड़ना है, सबो N को जोड़ना है, ठीक है। और वो हमारा पूरे वॉल्यूम के आघूर्ण के घटक निकलेंगे, फिर वॉल्यूम का आघूर्ण निकलेगा, ठीक है ना। तो अब मैं फिर मिटाता हूँ। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ एल एम एन। तो एल कौन होगा, सबो एल वाला योग। मैं तो क्या करूं भगवान, मैं तो मिटा ही दिया उसको। तो मैं आपको बता रहा हूँ मस्त वाली बात, एकदम मस्त वाली बात। एल कितना आया था, एल एल मतलब क्या होगा, L1 L2 पूरा कहाँ तक जाएगा, L6 तक जाएगा, ठीक है। तो कितना आया मैं बुक से देख के लिख लेता हूँ। ये L1 अपना आया था जीरो, L2 भी आया था जीरो, फिर L3 आया AP, L4 भी आया AP, L5 जीरो, L6 जीरो। यानी कि ना दो बार AP AP मिला, बाकी सब जीरो मिला, तो AP AP हो गया 2AP, है ना भाई। ऐसे ही M निकालेंगे, ऐसे ही क्या निकालेंगे, ऐसे ही M निकालेंगे। तो M1 कितना आया है, यहाँ पे जीरो आया, M2 भी जीरो आया है, ठीक है। हाँ, वन वाला बस तो मीठा है, टू वाला तो है यहाँ पे, है ना, वन वाला ही मीठा है, टू वाला है अपना, थ्री वाला है यहाँ पे, ये देखो यहीं से मीठा है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो M1 तो जीरो है, M2 जीरो, M3 जीरो, M4 जीरो, तो ये M5 और M6 दो AP AP, यहाँ पे भी 2AP बचा है, चलो तो ये भी फिर 2AP ही बचेगा, देख लेना आप। तो N1 आया था AP, N1 जो अपन निकाले थे वो AP आया था, वैसे ही N2 AP आया है, और बाकी N में सारे जीरो आए हैं, तो AP AP 2AP हो गया। अब हम लोग जी निकालेंगे, पूरा परिणामी वॉल्यूम का आघूर्ण है जी, और जी का सूत्र होता है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रूल खत्म। तो कितना आएगा ये भैया, रूट ओवर L स्क्वायर का मान है 2AP का स्क्वायर, फिर 2AP का स्क्वायर, फिर 2AP का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर चार, फिर चार, फिर चार, चार चार आठ, चार बारह, बारह का वर्गमूल होता है दो, वर्गमूल तीन, और ये AP स्क्वायर AP स्क्वायर AP स्क्वायर, है ना भाई। तो वो बाहर निकल जाएंगे कॉमन निकल करके, तो स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, तो PA या AP बचेगा। तो ये इतना ही आ गया, देखो 2√3 PA 2√3 PA, और R0 आया था। देखो हमको ना, हम लोग ये सीखे हैं प्रमेय में कि त्रिविम रूप में क्रियाशील बल अगर किसी पिंड पर क्रियाशील हो, मतलब त्रिविम रूप में, तो उनका परिणामी हमको दो हिस्सों में मिलता है, एकल बल, एकल परिणामी बल R, और बल उनका आघूर्ण कितना मिलता है G। तो यहाँ पे R का मान तो हमने निकाला था, कितना आया था R का मान, जीरो आया था, है ना भाई। R का मान कैसे निकालेंगे, R का मान रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके निकाले थे, जीरो आया था, R खत्म, तो अब सिर्फ G ही बचा। और यही प्रश्न में भी पूछा है कि इतने आघूर्ण वाला एक वॉल्यूम होगा, आपको क्या, देखो इतने आघूर्ण वाला एक वॉल्यूम, G की वैल्यू आ रही है, और ये क्या है यहाँ पे, घनाभ की भुजा, और P क्या है, वो दी गई 6 भुजाओं में से प्रत्येक भुजा में लगने वाला बल P, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये मैकेनिक्स का ये सवाल आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी प्रकार और सवाल आप लोग बना करके देखें, और मुझे नहीं लग रहा कि आपको यहाँ पे कोई डाउट हुआ होगा, फिर भी अगर डाउट आपको लग रहा है कहीं, आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमारा प्रोत्साहवर्धन होगा, हम थके हुए हाल में भी वीडियो बनाएंगे। देखो अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, फिर भी मैं वीडियो बनाया, भले एक दो जगह ऐसे छोटा मोटा मिस्टेक थकान के कारण कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि आपके लिए मैं वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम अब पास आ चुका है। एग्ज़ाम मतलब उसका टाइम टेबल जो है वो आ चुका है, टाइम टेबल, तो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, समय कम है। आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, और अगर उनमें आपको कोई डाउट लगेगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस प्रकार के और सवाल आप ज़रूर बना के देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, सभी तरफ शेयर करें,
और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।